हेलो, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सी ए इनसाइडर्स। सी एम में इंटर का एस एम पार्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओ एम के लिए तो बाद में कर लेता हूँ। एस एम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि डेमोस्ट्रेट द डिटेल्स रिगार्डिंग द स्मार्ट गोल्स फ्रेमवर्क टू अचीव टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 5 पॉइंट होते हैं। गोल्स आपके रेलिवेंट होना चाहिए। गोल मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अटेंडेबल होना चाहिए। गोल सेट विद इन द टाइम रिसोर्सेज, मतलब ऐसा गोल्स होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम लिमिट्स में कंप्लीट हो सके। ठीक है। गोल्स की सक्सेस मेज़र होना चाहिए, एम्प्लॉय के सक्सेस मेज़र हो जाए। टाइम बॉन्ड होना चाहिए, मतलब रियलिस्टिक गोल्स होना चाहिए। ऐसा कोई गोल्स ना हो जो मतलब इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अचीवेबल हो। दैन सेकंड क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम, ये तो हर अटेम्प्ट में पूछ लेते हैं। ठीक है। दैन तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एसएम के लिए? स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट आप ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? तो आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, उसको आइडेंटिफाई करना। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ऐसा लग रहा है कि एआई का काम अच्छे से आने वाला है, एआई इंटीग्रेट होने वाली है। तो उसमें मेरी मतलब वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि एआई के, अगर मैं एआई का सॉफ्टवेयर यूज़ करना जान जाऊँ, ये एआई को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए अच्छी चीज़ होगी। उसको अडॉप्ट करना उस रिसोर्स को, और क्या कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करो। ठीक है। दैन क्वेश्चन सेकंड पॉइंट है तो क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर स्क्रैचिंग द रिसोर्सेज एंड कम्पीट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपिटलाइज। बेसिकली फर्स्ट पॉइंट से ही रिलेट करता है बस। एंड थर्ड है कि आप इंजॉय करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हाँ सही, अगर आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि आप कॉम्पिटिटर आसपास नहीं रहेगा आपके। then to sustain and improve the competitive position to deployments and acquisitions of appropriate resources। आप टाइमली अपने रिसोर्सेज को, अपने एम्प्लॉय को ट्रेन कर लेंगे और मॉनिटर्स कर सकते हैं फिर कि क्या एम्प्लॉय सच में उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है तो मॉनिटर एंड रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द डिमांड्स ऑफ की स्टेक होल्डर्स। आपके जो भी की स्टेक होल्डर्स हैं उन पे आप एस एम का यूज़ कर रहे हैं तो आप बेसिकली उसको मॉनिटर कर सकते हैं अपने की स्टेक होल्डर्स, क्योंकि बेसिकली उनकी डिमांड फुलफ़िल होना ज़रूरी है। कि जो जितने आपके बड़े शेयर होल्डर्स हैं तो उनके डिमांड, अगर वो सोच रहे हैं कि मुझे भाई प्रॉफिट चाहिए, तो आपको प्रॉफिट पे फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूज लॉस हो जाएगा। ठीक है। दैन उसके बाद क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को देखना जाता है तो मीट्स एंड नीड्स द वांट ऑफ द कस्टमर। दैन ये पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि थोड़ा सा याद रहेगा, वीडियो ऐसे ही बस ना जाए कि क्यों वेस्ट ऑफ टाइम लगे, कि क्वेश्चन भी हो जाए और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए। स्ट्रैटेजी क्या होता है? एज इट इज़ ऐसा पूछता नहीं है, बट एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो इसलिए मैं रख दिया हूँ। स्ट्रैटेजी इज द सेट्स ऑफ गोल ओरिएंटेड एक्शन ऑफ द फर्म अंडरटेक्स टू गेन एंड सस्टेन द सुपीरियर परफॉर्मेंस रिलेवेंट टू द कॉम्पिटिटर। तो जैसे ऐसे इसमें पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे दिया, ये पूछ सकता है तो गेन अ सुपीरियर परफॉर्मेंस द कंपनी कॉम्पिटिट फॉर द रिसोर्सेज। दैन हेल्प डायग्नोसिस कर सकती है कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस को, हेल्प टू एड्रेस द कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस, सेट्स टू कोहेरेंट द एक्शन टू अचीव द इम्प्लीमेंट ऑफ फॉर्म्स एंड गाइडिंग पार्टीज। ये कहाँ से वर्ड्स, ग्रीस वर्ड है स्ट्रैटेजिया, उसका मतलब होता है जनरलशिप, और ये 500 BC में आया था। दैन ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार मैं जब सीएमए का पेपर दे रहा था, जब मैंने सीए के एसएम पढ़ के दिया था, तो मैं ये तो भाई मेरे ऊपर से गया था, क्योंकि बुक मैंने सीए और सीएमए के देखे नहीं थे, तो ये क्या क्या ही पूछ दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था। रेड ओशियन स्ट्रैटेजीज एंड ब्लू ओशियंस। करंट कस्टमर पे फोकस करता है, नॉन करंट कस्टमर पे फोकस करता है। बोथ द कॉम्पिटिशन, मेक द कॉम्पिटिशन इन रेलिवेंट्स, एग्जिट कम्पीट इन एग्जिस्टिंग मार्केट में, क्रिएट अन कंट्रास्ट मार्केट टू सर्व, एक्सप्लॉइट करता है एग्जिस्टिंग डिमांड को, क्रिएट एंड कैप्चर द न्यू डिमांड्स, मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ्स, break the value cost trade off to help to create a new product for solving a problem that's
persist but not solution for एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. सॉरी, कॉल आ गया था एक. व्हाट इज़ अ कंपनी मिशन? कंपनी का मिशन क्या है? लिस्ट द गाइडलाइन फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ मिशन स्टेटमेंट. मिशन क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है? मिशन स्टेटमेंट टेक्स अबाउट द पर्पस ऑफ फंडामेंटल एग्जिस्टेंट. आपकी कंपनी का फंडामेंटल एग्जिस्टेंट बताता है मिशन स्टेटमेंट. वो मतलब कंपनी आपकी एग्जिस्ट क्यों कर रही है. तो बेसिकली ये आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अभी आइडिया होगा. हु वी आर, हम कौन हैं. व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं. वाई वी डू, क्यों करते हैं. व्हेन वी डू, कोई भी ऐसा प्लान ला रहे हैं, ऐसा चीज़ ला रहे हैं, उस पर अगर ये 4 चीज़ फ्रेम हो जा रही है तो आपके वो मिशन स्टेटमेंट होगा कि अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ और कुछ और काम करने का सोच रहा हूँ. तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे कि व्हाट वी डू, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कब तक करेंगे. तो हेल्प द अचीविंग द विज़न. मिशन पहले बनता है, उसके बाद विज़न का होता है. देन मिशन 2 टाइप के भी हो सकते हैं, एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड, देन कंज्यूमर ओरिएंटेड. देन गाइडलाइंस में ये होता है, इट्स शुड बी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस कैपेबिलिटीज़ and that is who we and what we do. Then profit making should not be only a mission. हम मतलब इससे प्रॉफिट मेक करना किसी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन नहीं होना चाहिए. उसके साथ कुछ और भी वैल्यू एडिशन होना चाहिए, या फिर सोशल, या फिर कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट देना, अच्छी सर्विसेज देना. सिर्फ प्रॉफिट बनाना काम नहीं चलता. आप एक बार प्रॉफिट किसी कस्टमर से ले सकते हैं, बट उसको रिटेन करना वो इम्पॉर्टेंट होता है. उसको रिटेन करना लॉन्ग टर्म में इम्पॉर्टेंट होता है. एक बार तो आप कैसे भी कोई भी प्रोडक्ट सेल करके कस्टमर को मतलब बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट उसको लॉन्ग टर्म में कब तक तो बेसिकली रिटेन करना रहता है. तो प्रॉफिट इज़ नॉट अ सोल पर्पज़. कल्चर्स एज अ ड्राइवर ऑफ स्ट्रैटेजीज़, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक पढ़ लीजिएगा. दैन वैल्यू होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए, पैराडाइज टू टेकन फॉर गारंटेड अजम्पशन. दैन क्वेश्चन नंबर 7, अजहर 2008, वेल कंस्ट्रक्शन विजन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, न्यूमरेट्स व्हाट आर द स्टेटेड बेनिफिट्स. तो बेसिकली विज़न की बात कर रहा है. विज़न इज़ अ रोड मैप फॉर अ कंपनी फ्यूचर्स. इट इज़ आंसर टू द क्वेश्चन वेयर डू वी एंड व्हाट want टू गो. अच्छा, कहाँ पे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं. ठीक है. बेनिफिट्स क्या हैं उसके. सेंस ऑफ पर्पस, लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स. लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स का विज़न होता है हमारा. कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए. गुड विज़न, फास्टर रिस्क टेकिंग. फोस्टर लॉन्ग टर्म थिंकिंग होना चाहिए, मतलब विज़न हमारा लॉन्ग टर्म पे होना चाहिए. और शॉर्ट टर्म ना हो विज़न, मतलब शॉर्ट टर्म कोई विज़न नहीं होता कि मैं 1 साल में बस इतना प्रॉफिट कमा के निकल जाता, मार्केट से निकल जाना चाहता हूँ. तो ये आपके विज़न नहीं होते हैं. आपको बेसिकली लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना रहता है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिकली ये 4 चीज़ पे बात करना रहता है. फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल, लर्निंग. तो मैं नीचे दिखा देता हूँ, ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा नीचे बैलेंस स्कोर कार्ड में. दैन क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई एथिकल कोर वैल्यूज एसेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस. ठीक है. कंपनी शुड बी ले एम्फसाइज ऑन अ स्ट्रॉन्ग एथिकल बिहेवियर्स, ले डाउन द स्ट्रॉन्ग कोड्स ऑफ. देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस मैं ऐसा MCQ के लिए रख दिया हूँ. ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है. मैं बता दे रहा हूँ कौन MCQ को पर्पज़ के लिए रखा हूँ. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट. बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है. रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ कंडीशन, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस अराउंड द ऑर्गेनाइज अफेक्ट्स बिजनेस. एक सेकेंड. हाँ. The very survival of the organization depend on the environment. How the environment is also source of threat.
आपके मतलब इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। आपका बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक हो तो आपको बिजनेस को बहुत चीज़ें हो सकती हैं। सपोज़ करिए आपका बिजनेस है प्लास्टिक बनाने का, ठीक है। गवर्नमेंट आई, बोली कि प्लास्टिक आज से बैन, भाई ख़त्म हो गया आपका बिज़नेस। तो यही बात हो रहा है कि अगर डायनेमिक हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो बहुत दिक्कत होता है बिज़नेस को। तो इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंटल चेंज कैन बी बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज थ्रेट। इन्वायरमेंट चेंज होता है तो सपोज़ कर कोई ऐसी चेंज हो रही है जो तुम्हारे लिए थ्रेट है, जैसे प्लास्टिक बैन हो गया तो थ्रेट है तुम्हारे लिए। अपॉर्चुनिटीज़ कुछ और चीज़ हो सकती है कि आप प्लास्टिक बैन हो जाए और कोई ऐसा चीज़ हो। अभी तो ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल नहीं आ रहा है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, प्लास्टिक वाला से ही दूसरा देता हूँ। मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अभी उस पर सारी चीज़ें मैनुअल काम हो रहा है। बीच में आ गया एक सैप सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटेड है, ठीक है। सैप का नाम सुने होंगे। अब सैप सॉफ्टवेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक। दो ऑर्गेनाइजेशन, एक एक्स है एक वाई है। इसके पास लोग इसके एम्प्लॉई सैप नहीं चलाने आते हैं इन लोग को, तो इनके लिए भाई थ्रेट है, ठीक। इन्वायरमेंट चेंज हुआ, न्यू सॉफ्टवेयर आया, इनको चलाने नहीं आता, इनके लिए थ्रेट है। इसके एम्प्लॉय अडॉप्ट हैं, टेक्नोलॉजी चेंज अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी है। बस ये एक एग्जांपल है, क्योंकि मैं सोच रहा था प्लास्टिक से रिलेटेड हूँ, बट अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉल नहीं हो रहा है। कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अ बिजनेस इन्वायरमेंट हैपन्स टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स, कंप्रोमाइज नंबर ऑफ फैक्टर्स, namely events, conditions, influence arise from a different source, integrating with others, creating entirely new sets of influence. डायनेमिक होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब समझना बहुत मुश्किल होता है कि कब क्या चेंजेस होता है। डायनेमिक में बहुत रिपीटेटिव चेंज होता है, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। दैन मल्टी फेसेट होता है, मतलब एक के लिए अपॉर्चुनिटी है, दूसरे के लिए थ्रेट है। दैन फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ह्यूज, इम्पैक्ट ह्यूज हो गया, आपके ऑर्गेनाइजेशन बंद हो सकती है, इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। दैन पेस्ट एंड एनालिसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ ठीक है। पेस्टले एनालिसिस क्या होता है, पॉलिटिकल्स processes societies laws constantly operations and managers both create opportunities and threat। ये लाइन हर जगह चेप करके आ जाना, जहाँ जहाँ कुछ मिले कि इन्वायरमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स करती हैं। पॉलिटिकल्स इन स्टेबिलिटीज़ क्रिएट एडवर्स कंडीशन फॉर द बिजनेस टू फंक्शन। देखो जहाँ पे गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ मतलब गवर्नमेंट इनस्टेबल्स हो, तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं चाहेगा कि इन्वेस्ट करना, ठीक है। इन्वेस्टर रियली वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री वेयर द पॉलिटिकल वेयर इज एक सेकेंड, वांट टू इन्वेस्ट जहाँ पॉलिटिकल स्टेबल्स हो, बट वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिटिकल्स इनस्टेबल्स हो, ठीक है। Political stables and favorable government attitude towards the business can create lots of opportunities and considered to be a favorable for business environments। क्योंकि गवर्नमेंट्स आती हैं तो नई मान लो कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ए है, ये मतलब एक कंट्री है एक्स, उसमें गवर्नमेंट ए है, काफ़ी साल से रह रही है, तो वो बिज़नेस को नए नए स्कीम्स लाएगी, और मतलब पता चला गवर्नमेंट बी आई अनस्टेबल चल रहा है, गवर्नमेंट बी आई वो सारी स्कीम हटा दी, दूसरा स्कीम इंट्रोड्यूस कर रही है, तो बिज़नेस को इफेक्ट काफ़ी करेगा, तो इसलिए। देन आता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये पढ़ लेना। इकोनॉमिक ग्रोथ टेंड्स टू बी ईज कॉम्पिटिटिव प्रेशर विद इन द इंडस्ट्री एज इज टू लीज टू एक्सपेंशन। जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो एक्सपेंशन होगा, कस्टमर्स देखो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप कस्टमर जो हमारे कंट्री में है वो एक्सपेंड ज़्यादा करना चाह रहे हैं, मतलब सेविंग के पर्पज़ पे नहीं है, ठीक है। एक्सपेंशन कस्टमर एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड, तो क्या होगा, कंपनी अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड देयर ऑपरेशन एंड ऑन हाई प्रॉफिट। कस्टमर ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो भाई ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा ही होगा। अब ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पे कस्टमर
सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो भाई वो ज़्यादा मार्केट में पैसा जाएगा ही नहीं उनका, और पैसा जाएगा नहीं तो फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाएगी नहीं। इंटरेस्ट रेट, जहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो, ठीक है, पेस्ट एनालिसिस वही होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वहाँ पे कंपनी कैन डिटरमाइन द डिमांड फॉर द कंपनी प्रोडक्ट। इंटरेस्ट रेट बहुत अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट रेट मान लो बैंक का अभी 12% है, ठीक, 12% है, और ऑर्गेनाइजेशन 12% पे लोन ले रही है, फिर उसको सेल कर रही है, अपना प्रोडक्ट बना के सेल कर रही है, और 12% से अगर तुरंत ये 16% हो जाए तो भाई ये कस्टमर कंपनी फिर मैन्युफैक्चर करेगी इसको। कस्टमर मान लो सपोज 100 रुपये में दे रही थी, 12% जब रेट था, अब इसको ये क्या करेगी भाई 120 का देगी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट भी तो अपना रिकवर करना है, तो भाई वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा कस्टमर को भी, ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो वही इंटरेस्ट रेट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे इन्फ्लुएंस द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा, एंड देयर बाई इट्स एबिलिटी टू रेज अ फंड्स एंड इन्वेस्ट इन न्यू एसेट्स। तो वो न्यू एसेट खरीद भी नहीं पाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो काफ़ी महंगा पड़ेगा उनको, एंड इन्वेस्ट में फंड रेज करने में भी दिक्कत होगा। And the lower the interest rate, the lower the cost of capital for the company and more opportunities for investments। तो वही बात है कि अगर मेरा 5% 12% पे कोई कुछ मिल जा रहा है तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा, बैंक से लोन लो के कहीं कंपनी कोई मशीन परचेज कर लूँगा। अब यही 20% है, 20% मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो उस पर कंपनी पैसा एसेट खरीदेगी, फिर पता उस एसेट से उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो वो दिक्कत होता है। दैन करेंसी एक्सचेंज रेट, वो भी ये सब याद रखना, इसमें आता है सारा मैक्रो फैक्टर्स में आता है। दैन ये करेंसी एक्सचेंज रेट डिफाइन द comparative value of different national currency movements in currency exchange rates has a direct impact on comparative of the company product। करेंसी एक्सचेंज रेट भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये मान लो कोई कंपनी है भाई इंडिया में है, ये लोन ली अमेरिका से, अभी $1 80 रुपये का था, ठीक, लोन लिया था 80 का था, अब लोन देने के टाइम $1 100 का हो गया, तो यहाँ 20 रुपये का एक्सचेंज डिफरेंस आया ना, 20 रुपये ज़्यादा इसको पे करना पड़ेगा पर डॉलर के हिसाब से, तो वो चीज़ हो जाता है। प्राइस इन्फ्लेशन, ये भी बहुत गंदी चीज़ होती है। इकनॉमी क्या हो रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट हो जा रहा है, आपका प्राइस बढ़ जा रहा है, कि सारे प्रोडक्ट का प्राइस हो रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो अब प्राइस जाहिर सी बात है बढ़ेगा, ठीक है, प्राइस इन्फ्लेशन होगा। सोशल इन्फ्लुएंस, ये सारा डेमोग्राफिक फोर्सेस पे, कल्चर्स पे डिपेंड करता है, जेंडर, एज, क्या ये भी इस पर भी इम्पैक्ट करता है हमारा। टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इंटरनेट, नैनो टेक्नोलॉजीज़, ये भी इफ़ेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। देन आते हैं ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट हो। चलो ये एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, मैं सोचा था कि एक्सप्लेन कर दूँगा। इकनॉमी ऑफ स्केल होना चाहिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ब्रांड आइडेंटिटी होना चाहिए, स्विचिंग कॉस्ट होनी चाहिए। देन आता है पोर्टर्स में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, उसमें ये देख लेना उसके, ये फिर बार्गेनिंग पावर ऑफ में बायर था, अब सप्लायर आ गया, सॉरी, थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, देन नेचर्स ऑफ राइवल्स ऑफ इंडस्ट्रीज, देन अल्टरनेटिव ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये तो मतलब शॉर्ट्स में बस लिख दिया हूँ कि स्टेप याद रहेगा कि आप एग्जाम में फ्रेम कर देना। सिनेरियो प्लानिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछता है। स्ट्रेटजीज अल्टरनेटिव, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का स्टेज बताइए, जिसमें कॉर्पोरेट का मिशंस एंड कॉर्पोरेट गोल्स। देन सेकंड में क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट को एनालाइज करना।
देन थर्ड को इंटरनल ऑपरेटिंग, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, देन स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करना है, देन उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या इंक्लूड करता है वो भी है। देन डिस्क्राइब द वैल्यू चेन एनालिसिस, जिसपे हाँ इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड्स, मार्केटिंग, सेल्स, सर्विसेज, दैन सपोर्ट्स एक्टिविटी में ये तुम्हारा हो जाता है। ये फिगर भी है, फिगर बना के आना है। स्वॉट एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। दैन ये ग्रोथ वाला एक बार पढ़ लेना। चलो इतने क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।